लास्ट में हमने ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, ये पहले पढ़ेंगे एक बार प्रोटीन कंप्लीट। चलिए अब यहां लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, determination of sequence of amino acid in polypeptide chain. Determination of sequence of amino acid in polypeptide chain. ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई बात नहीं, एक लाइन छोड़ के आगे से लिख लीजिए, मेरे को रोकी मत, 3-4 बार मैंने बोल दिया। अरे अरे ऐसा नहीं करो, अरे नहीं, ये सब हरकतें। Determination of sequence of amino acid in polypeptide chain. अब लिखो ब्रैकेट में बाई सेंगर्स रिएजेंट, SANGERS, बाई सेंगर्स रिएजेंट, SANGERS, सेंगर्स रिएजेंट। देखो यहां सबसे पहले तो देखिएगा कि यदि हम लोग सेंगर्स रिएजेंट की बात करें तो ये क्या होता है, तो सेंगर्स रिएजेंट यहां हो जाएगा इस तरह से। आप देखो स्ट्रक्चर लिखो, यहां हो गया फ्लोरीन, इधर यहां हो गया NO2 और इधर यहां पे NO2, तो ये हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो 1 फ्लोरो बेंजीन, इस तरह से हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो 1 फ्लोरो बेंजीन। ये सेंगर्स रिएजेंट हो जाता है। एक्चुअली इसका यूज क्या किया जाता है, इसका यूज कोई, जैसे हम लोग मतलब अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस का सीधा सा मतलब ये है कि किसी अमीनो एसिड में एन टर्मिनल साइट कौन सी है, उसके आइडेंटिफिकेशन में इसको काम में लिया जाता है। अब देखो यहां जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आप इसको लिखिएगा, इसका नेम आसानी से समझ में आ गया होगा, सेंगर्स रिएजेंट क्या है। जैसे यहां रहा R और ये C डबल बॉन्ड O NH, देन CH, यहाँ R डैश और ये हो गया NH2। जैसे ये एक तरह से डाइपेप्टाइड है, ठीक है। अब इस डाइपेप्टाइड में हमने क्या किया, सेंगर्स रिएजेंट। देखो आप, ये यहाँ डाइपेप्टाइड है और इसमें मिलाया हमने सेंगर्स रिएजेंट। यहाँ पे फ्लोरीन रखा, इधर NO2 और इधर यहाँ भी NO2 हमने रखा, यहाँ NO2 रखा, ठीक है। अब एक बात देखिए, बताओ इसको देखकर यहाँ पे ये बेंजीन पे हेलोजन है, ये बताइए ये कौन सी मैकेनिज्म दे सकता है, SN2AR, बिल्कुल सही बात। देखो SN2 मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर SN2 वाली रिएक्शन है जो एराइल हैलाइड देते हैं। हमने यहाँ पढ़ा एक कंडीशन यहाँ होनी चाहिए कि इसके ऑर्थो पे या फिर पैरा पे क्या लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जानते हैं आप इस बात को, है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसा होना कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि जैसे यहाँ Cl, यहाँ NO2, यहाँ NO2, इस तरह से कोई भी बात, और फिर इसके बाद में इसके साथ किसी इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन जब भी दिखे इलेक्ट्रोफाइल को दिमाग में लाओ कि इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट, लेकिन सामने न्यूक्लियोफाइल हो कोई स्पीसीज। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हैलाइड लगा हुआ हो, हेलोजन कोई हो, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे या ओनली पैरा पे, यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, तो बताओ कौन सी रिएक्शन सोचेंगे आप, SN2AR। उसमें सिंपली बताओ Cl को हटा के क्या लगा देना होता है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा अब देखो यहाँ क्या है कि कई बार जैसे यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, तो बताओ कौन सा Cl, ये फर्स्ट ये सेकंड, कौन सा हटेगा बताओ, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ना। तो ये SN2AR वाली बात यहाँ। तो आप देखो यहाँ ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये SN2AR, तो इस पे ये अटैक करेगा यहाँ, और इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से फ्लोरीन हट जाएगा। तो बनाइएगा, देखिए प्रोडक्ट बनाइए, इधर यहाँ आया NO2, यहाँ NH, CHR, C डबल बॉन्ड ONH, CHR, NH2। मतलब देखो ये ऑर्गेनिक जो है, जो पहले हमने रिएक्शंस पढ़ी उसको काम में ले सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक एक अलग तरह का पार्ट आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री इसको बोलते हैं एक तरह से। मतलब इसमें
जो मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये सब स्ट्रक्चर बेस। तो अब इन सबको कई बार तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको केवल समझा देता है ना, कि थ्योरी शीट में लिखी हुई है और मैं केवल समझा देता हूँ, तो ठीक है, एक बार आप सुन लेते जो भी मैं बोलता, लेकिन बाद में आपको पढ़ना रहता शीट से और कुछ समझ में नहीं आता। आप शीट में आप एक बार पढ़ के, लेकिन एक बार इनको टेकल ऐसे किया जा सकता है कि मैं कुछ थ्योरी पार्ट बनाऊं, कुछ सिस्टमेटिक कुछ नोट्स बनाऊं, फिर मैं आपको लिखवाऊं। तो ये टॉपिक ऐसे ही है एक्चुअली, जैसे इससे पहले तक के ऑर्गेनिक में कोई मैकेनिज्म आ गई, क्वेश्चन ही आ गए, तो इनको थोड़ा साथ साथ करते रहें और थोड़ा सा नेचर को इनको समझे। इसी अब बीच बीच में हम लोग थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ ये कर लिए, तो ताकि थोड़ा सा पता भी ये चलता रहे। अब देखो इसके अंदर आपको आगे यदि हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें तो बताओ ये कौन सी लिंकेज है, एमाइड, और ये बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखिए, देखिए यहाँ NO2 हुआ, यहाँ पे हो गया NO2, इधर NH, ये CH, ये R, इधर क्या हो जाता है COOH, NH2 CH R NH। नहीं, यहाँ देखो, एक तो मैंने यहाँ है ना ये गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि बताओ डाई पेप्टाइड बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, COOH। तो वो आप थोड़ा सा लिखिएगा, यहाँ COOH लिखिए इस तरह से, यहाँ है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार, यहाँ CO क्योंकि डाई पेप्टाइड बना। अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, मतलब हम लोग इससे क्या मालूम कर सकते हैं, एक बार सभी स्टूडेंट देखिएगा कि देखो यहाँ जैसे ये 2 अमीनो एसिड है, तो जो एन टर्मिनल वाला जो फर्स्ट पे अमीनो एसिड है, बताओ उससे कौन कनेक्ट रहेगा यहाँ पे, सेंगर्स रिएजेंट। तो हम लोग यहाँ ये बता सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में जिस अमीनो एसिड से सेंगर्स रिएजेंट कनेक्ट है, बताइए वो डाइपेप्टाइड में किस साइड के अंदर होगा, एन टर्मिनल, या पॉलीपेप्टाइड में एन टर्मिनल साइड में होगा। बस इतना जानकारी इससे दे सकते। तो इसको लिखो, इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ। लिखिए हम लोग, है ना। चलिए लिखिए, द सेंगर्स रिएजेंट, द सेंगर्स रिएजेंट इज यूज्ड, the Senger's reagent is used to identify, the Senger's reagent is used to identify the amino acid, the amino acid which constitutes, which constitutes the N terminal, which constitutes the N terminal in the polypeptide chain, which constitutes the N terminal in the polypeptide chain। चलिए, अब यहाँ ये टॉपिक एक छोटा सा था, ये कंप्लीट हुआ। अब मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन में एन टर्मिनल कौन सा है, वो सेंगर्स रिएजेंट से मालूम यहाँ चलता है। चलिए, अब यहाँ हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। देखो बताओ, पॉलीपेप्टाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, फाइनली अमीनो एसिड। लेकिन अपन उसको मतलब जैसे कोई पूरा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर अमीनो एसिड बनेगा, बाकी हम उसको दो दो के टुकड़े में भी तोड़ सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बताओ किससे मिलके बनी होती है, अमीनो एसिड से। जैसे हम दो दो के टुकड़ों में तोड़ लिए या तीन तीन के टुकड़ों में इसको तोड़ लिया, तो ये तो बस कॉन्सेप्ट तो यहाँ खत्म हो जाता है कि भाई पॉलीपेप्टाइड है, आप उसको ब्रेक करेंगे तो आप उसे ट्राईपेप्टाइड बना सकते हैं या टेट्रापेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। फर्दर आप उसको ब्रेक करते जाओगे तो यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड। अब इस पे आते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, नोट करिए कि एक पॉलीपेप्टाइड है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है इसमें 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 4 तरह के अमीनो एसिड से मिलकर ये पॉलीपेप्टाइड बना हुआ। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसको हम डाईपेप्टाइड में तोड़ रहे हैं, मतलब दो दो अमीनो एसिड्स मिले हैं।
तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस मिलते हैं यहाँ डाइपेप्टाइड के, वो लिखिएगा, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है कि वैलिन एलेनिन, एक तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा हाइड्रोलाइसिस से, एक लाइसिन आर्जिनिन, एक ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, एक एलेनिन लाइसिन, और एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहां आर्जिनिन वैलिन। ये 4 तरह के डाइपेप्टाइड्स मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या है, यहां तक लिखो, इस क्वेश्चन की कुछ और भी कंडीशन लिखा यहां तक है ना। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो इसके नीचे यहां लिख सकते हैं, इसमें पॉलीपेप्टाइड के लिए, कि ऑल अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू, ऑल अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट अमीनो एसिड्स। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन आप बनाओगे, इसमें अमीनो एसिड जो होगा, एक अमीनो एसिड वो डिफरेंट अमीनो एसिड से अटैच, ऑल अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट अमीनो एसिड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखना समझना, कि कोई पॉलीपेप्टाइड है, उसके हाइड्रोलाइसिस से ये 4 तरह के डाइपेप्टाइड बनते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड में वो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे डिफरेंट अमीनो एसिड से मतलब कनेक्ट है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस, लिख सकते हैं इसको, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इन पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब तो क्या होता है कि आप उसमें देख लेते, अब आप एक सीक्वेंस यहां बनाओ, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसको 2-2 के टुकड़े में आप तोड़ें, तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब वो पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि 4 ही अमीनो एसिड, 4 तरह के अमीनो एसिड है, बहुत बड़ी चेन ये हो सकती है। चलिए अभी देखते हैं, आपने बना लिया, हाँ देखते हैं। कोई स्ट्रक्चर भी, अच्छा आपको पॉलीपेप्टाइड बनाना है तो स्ट्रक्चर बना के नहीं बनाना है, नहीं, आपको बस नेम लिख लेना है, जैसा आपने लिखा वैलिन, VAL, फिर को डैश लगा के नेक्स्ट अमीनो एसिड, फिर डैश लगा के एस। स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बनाना है, इन अमीनो एसिड्स का नेम लिखकर एक ऐसी सीक्वेंस, आप ये सोचो आप जनरल वैसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अमीनो एसिड या केमिस्ट्री का कर ही नहीं रहे, कि आपको एक सीक्वेंस बनानी है जिसको 2-2 के हिस्से में तोड़े, तो ये सीक्वेंस बननी चाहिए। तो आप इनको कैसे अरेंज कर सकते हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो इसमें ट्राई करो। ऐसी एक सीक्वेंस डेवलप करो कि उसको 2-2 के टुकड़े में तोड़ना हो। आप जैसे जिन भी 4 अमीनो एसिड को अरेंज करेंगे तो 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, जो फर्स्ट वाला होगा, मतलब वही सीक्वेंस फिर ऐसे जाती जाएगी। नहीं नहीं, आप स्ट्रक्चर बेस्ड जा रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं, स्ट्रक्चर बनाना है। चलो आप सबने ट्राई किया है ना, चलो आपने सबसे पहले ये आप बोल रहे थे, तो आप बताओ सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस आपने यहाँ रखी, बोलो। वैलिन, एलेनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, और फिर वापस से क्या रिपीट, वैलिन। अब देखो ये एक इन्होंने सीक्वेंस बताई इस तरह की, कि भाई यहां से, अब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट करे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहां से स्टार्ट किया, मतलब जैसे बताओ, जैसे 4 तरह के अमीनो एसिड इन्होंने कनेक्ट कर दिए, अब बताओ नेक्स्ट यहाँ कौन चला जाएगा, वैलिन, फिर बताओ एलेनिन, फिर बताओ लाइसिन। बोलो यार समझ आ रहा है ये, है ना। अब एक बार इसको चेक करते हैं, देखो पहला कॉम्बिनेशन, तो आप देखो इस पॉलीपेप्टाइड को यहां से तोड़ो, तो क्या बन गया, वैलिन एलेनिन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन लाइसिन आर्जिनिन, तीसरा वाला कॉम्बिनेशन देखो, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन तो बहुत बड़ी है, आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे, बोलो, है ना। तो बताओ क्या बन गया यहाँ पे, एलेनिन लाइसिन। और आर्जिनिन वैलिन कैसे बनेगा, देखो आर्जिनिन और उसके बाद में क्या चला जाएगा, वैलिन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये रहता है कि हमने बनाया कैसे इसको, हम सोचे कैसे, तो आप क्या करो कि यहां से क्या करो, एक ले लिया आप वैलिन, जैसे यहां से स्टार्ट, किसी से भी एक से स्टार्ट कर दो वैलिन। बताओ वैलिन से आगे यहाँ कौन कनेक्ट है, एलेनिन, तो एलेनिन। अब एलेनिन से ढूंढो आगे कौन कनेक्ट है यहाँ पे, लाइसिन, तो लाइसिन यहां रख दिया।
अब देखो लाइसिन से आगे कौन कनेक्ट है यहाँ पे, आर्जिन, तो यहाँ हमने ये कनेक्ट नहीं कर, इसको देखिए। लेकिन अपने तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो क्वेश्चन और आसान हो गया कि 4 ऑप्शंस में देख लो इस पॉलीपेप्टाइड को कहां से ब्रेक करें कि ये बन जाना। समझ में आया? और ऐसा ही किया सभी ने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है आपको शीट से, लेकिन उसका आंसर नहीं देखना, और अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि उससे क्या हो बाद में जब भी रिवाइज करें तो आप उसमें नंबर वहां पे देख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 194। क्वेश्चन का आंसर पीछे देखना ही नहीं है, बस आपको उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसको समझना है। क्योंकि जो इंटीजर टाइप है, एक बार आपने आंसर जो सोच के फिल कर दिया, बस उसी बेसिस पे फिर पक्का ये फाइनल ये हो जाता है ना। और शीट वगैरह जो है वैसे आपस में देखो, बाकी रोज जरूरत पड़ रही है। और फिर यदि मतलब मटेरियल का होना नहीं होना फायदा रहेगा ही नहीं, कि आपको क्वेश्चन के लिए जरूरत है और आपके पास शीट ही नहीं। अभी जैसे खत्म प्रोटीन, तो आगे 1-2 लेक्चर तक और अपने को कुछ चाहिए शीट वगैरह, जैसे अभी कुछ ज्यादा पोर्शन बचा नहीं, तो उसको लेके आओ, शीट वगैरह अपने को चाहिए। बाकी अपने उस पे देखो, क्वेश्चन पे ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उसका तरीका होता है कि आप उसको तसल्ली से पढ़ो, एक बार उसको फील करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए जी, अब हाँ, एक एक मिनट आंसर लेते हैं, है ना। टाइम बहुत है, पढ़ा आपने सभी ने क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब इसमें क्या लगता है कितना आंसर आना चाहिए इसका? हाँ, 24, है ना। आपने बनाए या वैसे कुछ कुछ वैसे सोचा? अच्छा, और बताओ और क्या आंसर इसमें बनना चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए इसको बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन कोई समझा सकते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है? बताइए। नहीं, थोड़ा समझाओ, ऐसे ऐसे मतलब क्या, जैसे हम कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, क्या क्या ध्यान रखें? जैसे पहला, क्यों क्यों रखें, क्या गिवन है बताइए। हाँ, नहीं तो COOH ग्रुप किधर रहता है? राइट, तो किधर रहेगा एलेनिन? हाँ, तो ऐसे पूरी बात बोलिए, है ना। तो देखो, हाँ एक बात तो देखो, इन्होंने सही बोली, पहले वो कर लेते। इन्होंने क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो आप, मतलब इसमें 4 तरह के अमीनो एसिड दे रखे हैं क्वेश्चन में, और उनको अरेंज करके आपको सीक्वेंस बनानी है। तो एक क्वेश्चन में बात रख रखी है कि COOH किससे कनेक्ट होना चाहिए? एलेनिन से, लिखा हुआ है ऐसे। तो बताओ, जब हम पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो राइट साइड में C टर्मिनल होता है, उधर क्या होता है? COOH। तो इसका मतलब क्या फिक्स कर दिया कि राइट साइड में क्या होगा? एलेनिन। चलो, ये बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। और इसमें क्या बताओ, एक जना कोई, हाँ जी बताइए आप। हाँ हाँ, नहीं क्या, तो इस ये तो आपने वही बोला जो इसमें लिखा है, इसे समझ क्या आया? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
नहीं, वो फिर वही बात ने, वो आपने जो बोला उसमें लिखा है, लेकिन इससे समझ, हाँ जी बताइए। वेरी गुड। इसमें हुआ क्या कि इससे समझ क्या आया कि जो ग्लाइसिन है क्या वो कायरल होगा क्या? नहीं। याद है अपन ने बात की थी कि ग्लाइसिन ही ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसने क्वेश्चन ने ये बोला है कि NH2 ग्रुप किससे कनेक्ट होना चाहिए? कायरल कार्बन से। मतलब NH2 कायरल मॉलिक्यूल से कनेक्ट होना चाहिए। अब यदि ग्लाइसिन, आपने पहला ग्लाइसिन रख दिया जिसमें NH2 एक कायरल कार्बन से कनेक्ट होता है, तो फिर तो इस बात को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जो आप सीक्वेंस बनाएंगे उसमें स्टार्टिंग में आपको किसको नहीं रखना है? ग्लाइसिन को नहीं रखना। क्या ये थोड़ा फील आया क्या आपको, है ना? ये बताओ, सबसे लास्ट में हमेशा और हमेशा क्या आएगा? एलेनिन। क्यों? क्योंकि उससे सीओएच जुड़ा। पहले क्या नहीं आना चाहिए? ग्लाइसिन। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं अपन। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करके यहां बताना। मैंने आपको दिए 4 अल्फाबेट, ABCD। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यहां मैंने एक बात फिक्स कर दी कि ये हमेशा लास्ट में ही आएगा, ये हमेशा लास्ट में आएगा, ये फिक्स कर दिया। और ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। फर्स्ट पे मतलब आपको क्या करना है, इन 4 अल्फाबेट से कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो ए कभी भी कहां नहीं रखना है? फर्स्ट पे। और डी को हमेशा कहां रखना है? लास्ट। बनाइए कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ना? 4, है ना? यही सेम क्वेश्चन ये है, देखो आप पढ़ो इसको, है ना? यही सेम क्वेश्चन ये। तो बताओ कितना आंसर आ जाएगा इसमें? 4। अब वो 4 आप खुद बनाइएगा इसमें कैसे, और आप इसको, हाँ तो देखो इससे जो है ना, इससे ये इससे आपको आराम से समझ में आ जाए कि आपको एक जैसे इसको, ये सिंपल ऐसे कंबाइन करने वाले ये क्वेश्चन है जिनको किन्हीं अल्फाबेट्स पे ले जाके सोच के आप आराम से कर सकते। चलो मैं आपको एक ऐसा और क्वेश्चन, तो आप इसके बना लेंगे कॉम्बिनेशन, है ना? बिल्कुल आप ट्राई करेंगे। तो इसमें बस कंडीशन ये है कि लास्ट में एलेनिन आएगा और फर्स्ट में ग्लाइसिन नहीं आएगा। चलो, आपने गौर किया जैसे क्वेश्चन में वही सब अमीनो एसिड्स के नाम काम आ रहे होते हैं, चाहे एग्जाम में आए हो, जो कॉपी में चाहे, लेकिन बाकी सब भी थोड़ा देख तो लेना, है ना? चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन को पहले आंसर बोलिएगा नहीं, जब मैं पूछूं तब देख बोलिएगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स। मतलब बताओ अमीनो एसिड्स के कितने थे के कॉम्बिनेशंस बनाने? 3-3 के, 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स that can be formed, that can be formed by the combination of amino acids। वापस बोल रहा हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ amino acids, glycine, combination of amino acids comma glycine and alanine, ALANIN, glycine GLYCINE, glycine and alanine। ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स को नहीं देखना है। तो आपके पास अमीनो एसिड्स हैं दो तरह के, दो तरह के, आपको 3-3 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां बने? आंसर बोलिएगा, अपनी कॉपी में बना के रखें। दो तरह के अमीनो एसिड से 3-3 के कॉम्बिनेशंस कितने बने?
हाँ चलिए देखते हैं। चलो जिनका आंसर है कि 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 पे 5 के साथ कोई नहीं, 6 टोटल ट्राई पेप्टाइड्स कितने है ना, 6। चलिए 6 के साथ 7, 7 पे 8 की 8 बनेंगे यहाँ पे, 8 4 5 बचेगा, फिर 9 10 पे कोई है 9। हाँ तो इसमें देखो, देखो यार एक बात बताओ, एक कॉपी में हमने क्वेश्चन किया था कि एलिन एंड वैलेनिन 2 तरह के हमने लिए थे, बताओ उससे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बने थे, 2 से 4 बने। कैसे बनाया था, एलेनिन एलेनिन, वेलिन वेलिन, फिर एक बार एलेनिन को आगे रखा और एक, तो जब 4 तो अपने 2 से ही बन गए, तो यहां से देखो ये क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा अल्फाबेट पे लेके जाते हैं, फिर इस पे आते हैं। आपके पास 2 तरह के अल्फाबेट है, ए बी, 2 तरह। अब आपको 3-3 अल्फाबेट्स के सेट बनाने, 3-3 अल्फाबेट्स के सेट, आप इनको एक को एक से ज्यादा बार काम में लेना ही पड़ेगा। तो अब ये देखो कि कितने सेट आप बना सकते हो, बना के देखो, बना के बताओ यहाँ पे ये बना देंगे है ना, कितना बनेगा, 8 बनेंगे। तो वैसे ही आपके पास कितने तरह के अमीनो एसिड लिखा है क्वेश्चन में, 2 तरह। तो आपको इससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए एलेनिन है, तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो यही बन गया, एलेनिन एलेनिन एलेनिन। फिर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, तो ये अब इनको मिक्स करके बनाओ, कि आप यहाँ पे क्या करो, 2 एलेनिन ले लो और 1 ग्लाइसिन ले लो, उससे जितना पॉसिबल यहाँ हो सकता है। फिर उल्टा कर लो, 1 एलेनिन 2 ग्लाइसिन ले लो, उससे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हो सकता है, कि जैसे एलेनिन एलेनिन ग्लाइसिन, एलेनिन ग्लाइसिन एलेनिन, और ग्लाइसिन एलेनिन एलेनिन। ये बताओ तीनों क्या हो गए, अलग अलग ये हो, बोलो क्या लिया मैंने, 2 एलेनिन 1 ग्लाइसिन। अब अगली बार क्या करो, 2 क्या ले लो ग्लाइसिन और 1 क्या ले लो एलेनिन, फिर उनके, हाँ तो उनके उनके पॉसिबल ये बन, बोलो समझ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर यहाँ, 8 इनमें। यदि नहीं भी बने हैं ना, तो आपसे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे जितना कम बना तो आपने अपने किसी साथी से पूछ के पूरा कर, नहीं, उनको घर पे देखो ट्राई करो, लेकिन उनको पूरा खुद बनाओ आप, ठीक है। चलो अब ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट। देखो अब क्या कर रखा है कि अमीनो एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस और ये बनते कैसे, रिएक्शन वाला पार्ट आप अपन देखो एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कम काम आता है। लेकिन यदि हम लोग हमारी शीट की थ्योरी देखें, तो उन रिएक्शंस को थोड़ा 2-3 पेज में लिखा हुआ रहता है। तो यदि अपन उसको नहीं लिखे तो ऐसा लगता है देखो एक मेजर पोर्शन तो कुछ कराया नहीं, जबकि वही वो सारी रिएक्शंस है जो हम पढ़े। तो एक बार उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक पॉइंट लगा के लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, उसमें देखो सबसे पहले लिखिएगा गैब्रियल सिंथेसिस, या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसको लिख लो पूरा। कुल मिला के ये है कि इसमें थैलीमाइड होता है, उसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, उसकी हेल्प से अल्फा अमीनो एसिड की बात को सिंथेसाइज करना है। तो अब इन मेथड्स में है ना, इन मेथड्स को ऐसा नहीं रखिएगा, उनमें देख लेना उनको आपस में कैसे कंबाइन करा। बाकी तो अपने को ऑब्जेक्टिवली पूछेगा, तो इसलिए यहाँ ऐसा तो है नहीं कि अपने को बोलेगा कि ये मेथड आप सिंथेसाइज करो या कौन कौन से तरीके होते हैं, अपने को उनको आपस में इंटरेक्ट कराना। देखो इसको में क्या करते हैं, यहाँ Cl, यहाँ C डबल बॉन्ड O, OET, जैसे ये है अल्फा क्लोरो एस्टर, और यहां ये है पोटेशियम थैलीमाइड। जैसे पता है क्या किया पहले, जैसे थैलीमाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं, है ना, और थैलीमाइड का सिंथेसिस आपको नोट्स में लिखा रखा है कि किन किन तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे थैलिक एसिड लिया, अमोनिया मिलाया, उसको हीट किया, तो ये थैलीमाइड बन गया, इसकी रिएक्शन अल्फा क्लोरोएस्टर। अब अल्फा क्लोरोएस्टर से जो पॉसिबल प्रोडक्ट, ये वाला पॉसिबल प्रोडक्ट की यदि अपन बात करें कि यहाँ पे Cl अटैक करके Cl को हटा दे, देखो इंटरेक्शन इसके साथ भी हो सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अटैक करे और इस Cl को हटा दे, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लिखते हैं, लिखिएगा यहाँ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन। तो ऐसे केस में यहाँ C डबल बॉन्ड O, इधर आया C डबल बॉन्ड O, इधर यहाँ नाइट्रोजन, ये R। अच्छा यहाँ देखो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को अपने को रखना रहेगा, तो ये हो जाएगा CH, देन C डबल बॉन्ड O, OET।
ये एसिड डेरिवेटिव में मतलब जैसे एसिड हैलाइड वगैरह होना तब तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, फिर तो पॉसिबिलिटी यहाँ इंटरेक्ट होने की बहुत कम, लेकिन आगे यदि जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट की बनने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ रहेगी। अब देखो इसके बाद में जो प्रोडक्ट बना इसका हम लोग करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो देखो क्या होगा, एक तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, बताओ इधर क्या आ जाएगा H और इधर क्या OH। अच्छा इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो इसको यहां से ब्रेक किया, मतलब ये बताओ कौन सी लिंकेज है, एमाइड, और एमाइड लिंकेज यदि टूटेगी तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, इधर H, इधर इसको ब्रेक किया तो इधर H, यहाँ पे OH, इस तरीके से ये ब्रेक। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट अपन लिखें तो एक तो हो जाएगा यहाँ थैलिक एसिड, यहाँ COOH और ये COOH, एक तो हो गया थैलिक एसिड। और अब देखिए जो बच गया NH2CH, यहाँ R, और ये क्या हो जाएगा COOH यहाँ। एक बात बताओ, ये जो गैब्रियल एक बार लिखो वहां तक, ये अल्फा अमीनो एसिड आप ये लिख सकते हैं ना, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। बताओ ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस याद करो, हमने एमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था, है ना। अब ये सब लिखना नहीं, केवल ये सब एक बार देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई थी अपन ने यहाँ पे, याद है आपको, है ना, एल्काइल हैलाइड से, याद है क्या? अच्छा एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं कि हमने ऐसा पढ़ा था कि ये यहां से गया और ये, अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा था तो बताओ ये NH किस में कन्वर्ट हो रहा था, बताओ NH2, तो बताओ यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा था, RNH2, कितना डिग्री अमाइन बन रहा था बताओ, 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहां से क्या चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो वो हमने पहले इस प्रोसेस को पढ़ रखा है। अभी यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड सिंथेसाइज करना है तो एल्काइल हैलाइड के साथ इस तरह का ग्रुप लेके इसका हाइड्रोलाइसिस। अब ये बताओ क्या इसमें एनिलिन बन सकती है क्या, यहाँ एनिलिन नहीं बनेगी, ये बात कर रखी है ना, क्यों नहीं बनेगा, एनिलिन बनेगा उसका एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा सा अजीब, जैसे एनिलिन क्यों नहीं बनेगा, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री क्या हुआ, हाँ आप ऐसे बोलिए, आप ऐसा बोलिएगा क्योंकि यहाँ पे यदि PHX लिया, एनिलिन बनाने के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, PH, अब यहाँ पीएच रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, क्योंकि ये जो रिएक्शन है जैसे ये SN2 रिएक्शन, वैसे ये यहाँ अटैक करके कौन सी रिएक्शन देता है, SN2, तो क्या ये SN2 रिएक्शन देता है क्या, नहीं। अच्छा तो आप यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बनता है, मतलब ना तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा ना 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां से जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो नाइट्रोजन पे क्या चले जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, भाई NH2 ग्रुप बनता है तो वो कितना डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री। अच्छा दूसरी बात, क्या यहाँ पे एल्काइल एल्काइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और एल्काइल ग्रुप यहाँ आने के बाद एल्काइल ग्रुप में ऐसा एल्काइल ग्रुप नहीं रखें जो SN2 नहीं दे, आपने टर्सी ब्यूटाइल रख दिया तो फिर क्या SN2 देगा क्या, ये नहीं देगा। बेंजीन रख दिया तो क्या SN2 देगा क्या, नहीं। जैसे बेंजीन पे NH2 तो हम इसको 1 डिग्री में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहां से ये SN2 नहीं देगा, पुरानी बात है, जस्ट मैंने ऐसे आपको रिकॉल करा। तो यहाँ जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है उसमें ये बात पढ़ी थी हमने एमिन्स के अंदर, वो उसी को काम में लेके यहाँ किया। सेकंड देखो आप लिखो, यहाँ लिख सकते हैं बाई HVZ रिएक्शन, हम लोग यहाँ सिंथेसिस कर रहे हैं बाई HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या बोलो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सबस्ट्रेट स्टार्टिंग मटेरियल, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलाते हैं, फास्फोरस विद हेलोजन, क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन, याद है आपको, है ना, बिल्कुल सही बात। तो RCH2 यहां COOH, अब देखो यहां ले लिया हमने फास्फोरस और साथ में हेलोजन ले लिया। देखो एक बात आप थोड़ा सा दिमाग में लाओ कि आप कोई भी स्टूडेंट चाहे वो 5th क्लास में हो 6th क्लास में हो, जिस भी वो क्लास में होता है उसके लिए वो लेवल टफ रहता है,
वो लेवल टफ रहता है, उसके लिए नई नई चीजें होती हैं। जैसे आप लोग 12th में हैं, तो 12th में जो भी चीजें आ रही हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया रहेगा ही, वो हमेशा से होता है। जैसे आप 6th क्लास से पास होके 7th 8th तक जाओ तो आपको लगेगा यार 6 वालों के तो मौज है, उनको कुछ पढ़ना ही नहीं है ना, जबकि आप खुद 6th में थे तो आपको उतना ही। तो इसका मतलब चैलेंजेस लेना, वो भी इससे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते थे यार पहले, अभी तक तो 3 पे आ गया पीसीएम, है ना। नहीं नहीं, मैं बात पता, आप सोचे तो से, क्योंकि अभी क्या है, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि अभी बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, छोटे बच्चों के स्कूल वगैरह, तो वो क्या है कि अब उनको जैसे अभी होता है ना घर पे कि मैथ्स पढ़ाओ बच्चे को, है ना, या कुछ ऐसे पढ़ाओ, ऑर्डर मिलता है घर से, क्या करे, है ना। तो यहाँ आप लोगों को पढ़ा के फिर घर जाके, है ना, तो जैसे आप लोगों के 11 12th में वो सब बातें आ गई जो हमने 11 12th में नहीं सुना था, वैसे छोटे बच्चों की बुक उठाओ ना, तो उस बच्चे की तरफ देख के लगता है कि अरे यार, है ना, छोटे बच्चे को उसके लेवल पे जाके, है ना, और वहां चीजें समझा तो उसके साथ माथापच्ची करनी पड़ती है, और फिर साथ में वो भी करे, उसको थोड़ा इंटरेस्ट जगाना रहता है, चीजों को बताना रहता है। तो इसका मतलब ये है कि छोटी क्लासेस में भी जो आपकी कॉपी में लिखा है उसको याद करना, वो एक चैलेंज ही था, वही अब है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, या वो जुनून की थोड़ी कमी ये रह जाती है, और हालत ये रहती है कि जो हमारी कैपेबिलिटी रहती है ना माइंड की, उसी को भी हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को अपन थोड़ा साइंटिस्ट टाइप समझने लग जाते हैं कि मुझे चीजें बस पढ़ने से ही आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बड़ी फैकल्टी, मतलब यहाँ पे पढ़ रहा हूँ बड़े कोचिंग में, और ये कि मैं वो तैयारी कर, जो बेसिक लर्निंग है ना यार, आप सबसे पहले ये इंश्योर करो ना अपनी जो पुरानी लर्निंग है उस बेसिस पे, कि कॉपी में जो भी फॉर्मूले लिखे हैं, जो भी रिएक्शंस लिखे हैं, वो इंश्योर करो कि सर आप मेरे से पूछो मैं आपको जवाब दूंगा। पहले आप वहां तो इंश्योर करो, उसके बाद में बाकी बातें संभाल लेंगे कि टफ न्यूमेरिकल आ गया, कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कि टाइम कम पड़ रहा है, वो सब बातें तो सेकंड स्टेप की है, पहले तो यहाँ ये करो। तो ये जो पुरानी बातें आती है ना, ये सब चीजें, ये आप जितना टाइम दोगे, जितना अपने आप के, ये कई बार हम दिमाग को ब्लॉक ऐसे कर लेते हैं कि मान के ये चलते हैं कि बहुत सारा सिलेबस है। अरे है तो 12th वाले बच्चों के लिए ना कंपटीशन, ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ मुकाबला, या 12th पास वाले बच्चे, वो भी क्या है, 12th पास में भी वो एक तरह से 12th लेवल वाले ही होते हैं। पहले जरूर बहुत अंतर हो जाता था जब 3 साल का रिपीट किया हुआ बच्चा बैठा, जैसे मेडिकल में अभी ये 3 3 4 4 साल वाले बच्चे बैठे रहते, तो भी फ्रेशर ऐसा है, निकलते कि नहीं निकलते हैं ना। 4 साल जिसको सब आ रहा है, टीचर भी उनके लिए कहां से क्वेश्चन लाए, कॉपी खोल के बैठ जाते हैं क्लास के अंदर, लिखाओ क्या लिखाते, जैसे लिखा आंसर। क्यों? 4 साल से तैयारी कर रहा है, वही सारे क्वेश्चन टीचर ने लिखना स्टार्ट किया, होता है ना ऐसा। उसके सामने फ्रेशर बच्चा निकलता है, सेलेक्ट होता है, उसको साइड में करके। अब यदि वो उस प्रेशर में, वो बच्चा बैठा बैठा ही सोचता रहे यार, जैसे होता है ना कई बार नेगेटिविटी को हम इतना, कि बिना मतलब के क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या फायदा, देखो इतने सारे तो वो बैठे हैं, मतलब अरे तुम अपना काम करो ना, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नेगेटिविटी भर रखी। तो वैसे ही क्या है, सब बच्चों को, चाहे फिजिक्स हो मैथ्स हो, कई बार सर फिजिक्स में ये क्वेश्चन तो बना ही नहीं, वो तो बना ही नहीं। तो आप पहले ये तो इंश्योर करो कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं सारे, या आपको जो भी चीजें क्लास में लिखवाई वो क्लियर है कि नहीं है। हम उस ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने से कई बार बचते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि थोड़ा सा मेहनती बनना पड़ेगा। जैसे छोटी क्लासेस में हम लोग एग्जाम टाइम में रहते थे ना, तो अभी फील करना पड़ेगा कि 24 आवर्स अपना एग्जाम टाइम ही। तो और वो फिर चीजें क्या है कि ये जैसे याद नहीं हो रहा तो क्या करते थे, 5 7 बार लिखते थे उसको। फिर ये होता था कि भाई अपन, जैसे मदर है कि बड़े कोई भाई है कि आप इन मेरे से पूछो। अभी आप और कई तरह से आप यहाँ अपने आस कर सकते हो, फोन में रिकॉर्ड किया कोई बात कि भाई कोई क्वेश्चन ये कर लिए। ये सब तो मैं नहीं सही मानता, ये सब फालतू चीजें हैं, क्योंकि फोन उठाया नहीं कि जो काम करना था वो तो भूल जाते हैं, है ना, और टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो वो सब तो कोई जरिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगो, हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं ना, तो पुरानी चीजें आए ना यार, तो आप लगेंगे ना। आप ऐसे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, याद नहीं आया तो ऐसा नहीं सोचते मुझे याद नहीं आया, कहां से याद आएगा, इतना सब कुछ तो होता है ना। तो वो नेगेटिविटी जब रहती है ना, तो हम लोगों को क्या, हमारे सामने एक्सक्यूजेज रहते हैं, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, याद थोड़ी आता है, ये तो कुछ भी लिखा जाता है आके सब थोड़ी याद कर। अरे है तो 12th वाले बच्चे ही ना, उनके लिए तो कंपटीशन है। तो HVZ, फॉस्फोरस विद हेलोजन, अल्फा पोजीशन पे क्या कर देना यार, हेलोजिनेशन। तो यहां देखिएगा, यहां आ गया RCH, यहां पे आ गया Cl, यहां COOH। अब देखो अमोनिया वगैरह लाएंगे ना,
तो अमोनिया वगैरह इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है चलो। लेकिन आप और अमोनिया मिलाओ एक्सेस में, तो ये बताओ यहाँ अटैक करके किसको रिप्लेस कर देगा, Cl। तो अपन चाहें तो ये सब एक दो स्टेप ज्यादा ले सकते हैं, पहले इसका सॉल्ट बना दिया, फिर H+ ऐड कर दिया, लेकिन वो अंडरस्टूड। एसिड बेस रिएक्शन से कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बन जाता, सिंपल एसिड है तो सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसमें वापस एसिडिफिकेशन कराया जा सकता है। बताओ यहाँ पे क्या आ गया, CH, क्या आ जाएगा यहाँ NH2, और ये सॉल्ट में है तो इसको वापस से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। मैंने कार्बोनिल कंपाउंड जो पढ़ाए थे, साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन करवाई थी, वहां पे भी अल्फा अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किया था। तो ये सब, ये जो मेथड्स है, अपने से ऐसे तो पूछना नहीं है कि कौन कौन से क्या, अपने को बस ये रिएक्शन थोड़ा सा आइडिया, रिएक्शन वाला पार्ट वही है। यदि इन सब चैप्टर्स में रिएक्शन पूछ ले तो मतलब हमारे को कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत। एक यहाँ देखो स्ट्रेकर मेथड, तो नाम तो आप लिख लो, एक ये मेथड रहता है जिसके थ्रू क्या करते हैं कि अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड और इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, बताओ क्या रिलीज हो जाता है, वाटर। अब वो वाटर रिलीज होना हम प्रोसेस से सारा समझ सकते हैं, अटैक किया OH, देन OH, देन H गया, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, RCH डबल बॉन्ड NH। अब जैसे इसका इंटरेक्शन करवाया साइनाइड आयन से, तो आप यहाँ KCN वगैरह ये मिला सकते हैं, इधर से ये इधर आया तो R, यहाँ CN, बताओ ये क्या आ गया, NH माइनस, है ना, NH माइनस। और अब इसके बाद में यदि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बताओ यहाँ तो क्या चला जाएगा, H किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, ये NH2 में। और बताओ CN का हाइड्रोलाइसिस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। और देखो यहाँ एक H लगा होगा, यहाँ एक H, और इधर यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, ऐसे करके ये प्रोडक्ट। चलिए अब देखो, यहां लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में भी वो सारा पढ़ रखा हमने, तो अपन एक काम, केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारी भी हो सकती है, तो अब वो सारी रिपीट होंगी ये सारी, तो एक काम करते हैं, है ना, एक शीट दे देना, मैं आपको जो एक क्वेश्चन उस फॉर्म में दे देता हूं कि आपको सॉल्व करना है, आप शीट वीट मत निकालिएगा, बस मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि हम लोग वो कवर कर लेते हैं जो शीट में, क्योंकि ऐसे तो COOH की रिएक्शन, अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, COOH, NH2, तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन सबने पढ़ा हुआ है, तो अब उनको कितने को रिपीट करें, तो अपन वो कर लेते हैं जो आपकी शीट में क्वेश्चन मतलब थ्योरी में ये है। तो आप शीट नहीं निकालो ताकि अपन इसको मैं आपको, चलो आप सबसे पहले ऐसा लिखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पहले तो ये निकालें, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इसमें पहला लिखो रिएक्शन ड्यू टू, मतलब इसमें दो केस बना लेते हैं, पहला लिखो रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन इस तरह से है, इधर COOH, इधर NH2। देखो मैंने और आसान कर दिया ऐसा लिखा के, क्यों, क्योंकि अब आपको केवल और केवल NH2 ग्रुप की रिलेटेड रिएक्शंस पे सोचना है। चलिए अब देखो यहाँ लिखा है जैसे HBr, आपको जो लगे कि जो आप लिंक कर सकते हो उसका प्रोडक्ट बनाओ, बाकी कोई बात नहीं। देखो एक यहाँ पे है MEOCOCl, मतलब आप समझ रहे हैं ये क्या है, CH3COCl, अरे समझ रहे हैं ना ये, है ना, बताओ कौन सी मैकेम देता है ये, SNA, इस तरह से। अच्छा बताओ ये क्या लिखा यहाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल। तो अब अपन क्या है, थोड़ा सा बैलेंसिंग की, भाई ना तो कम रिएक्शन हो ना ज्यादा, तो शीट में जो अपने दे रखी है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन आपकी पड़ी है, बस थोड़ा सा क्लिक होने वाली बात है ना, कि कैसे इन सब रिएक्शंस को ये सॉल्व करें, तो ट्राई करिएगा।
टेस्ट का सिलेबस एरोमेटिक तक रहेगा, है ना, एरोमेटिक तक। चलिए देखो इन रिएक्शंस पे बात करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये तो एसिडिक ग्रुप है, ये भी एसिड, तो इनके बीच का इंटरेक्शन तो कुछ नहीं। यहाँ NH2 बेस, ये एसिड, बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। देखो यहाँ ये है लोन पेयर, सामने H+ मिल रहा है, तो यहाँ HCl लिखा हो, HBr लिखा हो, तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, तो सॉल्ट यहाँ बना देंगे, ये हो गया COOH। इधर बताओ क्या लिख देंगे, NH3+Br-, ये जैसे ये रहा। अब कई, जैसे 12th लेवल पे ये सब भी कई बार क्लिक नहीं होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नहीं होता नहीं, बस अपने को समझ आ गया ना, तो उसको पढ़ के हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई बार सोचते हैं कैसे क्या रिएक्शन होगी क्या नहीं। अच्छा यहाँ देखो, ये जो रिएजेंट है इसमें ये हो गया MeCO_Cl। अब यहाँ तो सिंपल SnAe मैकेनिक, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से क्या हट जाएगा, Cl, तो यहाँ एसिटाइलेशन हो जाएगा NH2 ग्रुप का, ये COOH, यहाँ क्या आ गया NH+C+O, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया। अच्छा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सिंपल बिल्कुल ऐसा ही है, ये CH3C+O, ये तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होगा। हाँ ये अटैक किया यहाँ पे, इसको हाँ हटा देते हैं, तो सेम यही प्रोडक्ट यहाँ बन जाए, सेम प्रोडक्ट यहाँ। चलो ये तो, अब ये भी मैकेनिज्म जो है, ये दोनों की दोनों मैकेनिज्म जो होगी वो SnAe मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं इस रिएजेंट की, बताओ ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप तो ये है कि RCHCOOH, यहाँ N2+Cl-, बताओ ये स्टेबल होगा क्या, नहीं, क्या रिलीज हो जाएगा, N2 RCH+COOH, और अब यहाँ कौन अटैक कर देगा, H2O। आप मैकेनिज्म देख लीजिएगा, हेलोजन डेरिवेटिव में हमने लिख रखा है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करके NO+ इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं तो साथ में वाटर भी बनता है, तो H2O यहाँ अटैक करके, और कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, RCH यहाँ आ गया OH, इधर COOH आ गया, NH2 ग्रुप के साथ यहाँ पे ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके यहाँ वाटर अटैक कर देंगे। अब देखो NOCl, बताओ ये क्या प्रोवाइड करता है, NO+, ध्यान रखिएगा, ये भी बताओ जब रिएक्शन देता है तो क्या प्रोवाइड करता है, NO+, तो ये NO+ NH2 को किस में कन्वर्ट करता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। सिमिलरली ये भी बताओ किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। समझ रहे हैं ये बात, है ना। चलिए तो इसमें देखो क्या हुआ, सेम टू सेम डाइएजोनियम सॉल्ट बना, फिर बताओ यहाँ पे क्या बना, कैटायन। अब यहाँ तो H2O बनता था जब ये आपस में रिएक्शन करते, लेकिन यहाँ पे तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा, Cl, क्या रहेगा, Cl। तो बताओ जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में OH आया, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये 3 स्टेप लिखकर ये लिखनी हो तो लास्ट वाली स्टेप में Cl- का अटैक करा दीजिएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा फाइनली RCH COOH, और यहाँ आ गया Cl। अब आपको जितना लगे कि जितना लिखने पर समझ में आ जाए, पहला स्टेप ये लिखना है, वाटर रिलीज, N2 रिलीज होकर ये होना है, लास्ट स्टेप में Cl के अटैक करने पर ये बनना। सिमिलरली जो सबसे लास्ट में है, बताओ Cl की जगह क्या आ जाएगा, Br, यहाँ RCH, यहाँ आ गया Br, और ये किसमें हो गया, यहाँ COOH। चलिए रिएक्शन ड्यू टू NH2, किसी रिएक्शन में डाउट है बोलिए, आगे बढ़ते नहीं तो। अब आप यहां लिखिएगा रिएक्शन ड्यू टू COOH, तो COH की भी हमने तो बहुत सारी पढ़ रखी हैं, तो अपन यहाँ सेलेक्टिव रिएक्शंस देख लेते हैं कुछ, तो आप लिखो यहाँ, यहां दे दिया जैसे मिथाइल एल्कोहल विद H+, NaOH विद CaO, हिटिंग यहां दे दी, NaHCO3,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहां अमोनिया देकर यहां हीटिंग दे। देखो कुछ आपकी शीट में हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन दे रखी, हीटिंग इफेक्ट पढ़ रखा भाई सभी ने, है ना। देखो अल्फा पोजीशन पे जैसे कार्बोक्सिलिक, एक बार सुनिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे OH हो तो जैसा हम उसके साथ बिहेव करेंगे वैसा ही NH2 होने पर। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे NH2 है, हीट किया तो क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। ये सब हीटिंग इफेक्ट में लिखा हुआ है कि अल्फा अमीनो एसिड की हीटिंग से क्या, बीटा अमीनो एसिड से डबल बॉन्ड आ जाए और फिर उसके बाद में हो तो साइक्लिक एमाइड बन जाए। वो सब रिएक्शन आपकी शीट में अभी है लेकिन अपने को नहीं पढ़ना क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में सारा लिखा हुआ है, तो आराम से वो फिर बन जाए। वही वो हीटिंग इफेक्ट में एक साथ हमने कर लिया था अमीनो एसिड्स के हीटिंग से क्या बनेगा, तो करो इन क्वेश्चंस को। और जो एनसीईआरटी में छोटे मोटे टॉपिक्स है वो भी हम क्लास में बुला, जैसे विटामिन हो गया, डीएनए आरएनए, प्रोटीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बोर्ड स्पेसिफिक बात है, इनको भी हम कवर करेंगे। तो अभी किसी तरह से ये नहीं जाओ कि भाई एनसीईआरटी का ये पोर्शन तो अभी किया ही नहीं कि वो किया, सारा ही कवर करेंगे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ा के लास्ट में हम लोग कि अब एनसीईआरटी लेके आओ उसको लेके पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे उसको समझने की, ताकि बोर्ड्स वगैरह का वो सारा भी है ना। और आगे जब आप अपना बुक वगैरह पढ़ें कोई भी, और उसमें जो बोर्ड वाली है और बोर्ड का कोई क्वेश्चन नहीं बने करे तो डाउट आउट में या उसमें तो क्या आंसर भी, इतना केमिस्ट्री पढ़ने के बाद में वो सब आराम से समझ में भी आ जाते हैं कैसे करना। चलो बनाए इन सबके प्रोडक्ट, है ना। ये इसको रहने दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, ये मैं कराऊंगा, वो आप उधर केवल उनको देखिए। बताओ सबसे पहले में क्या क्लिक हो रहा है, एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात। यहां देखो COOH है, यहां अल्कोहल है, ये और एसिडिक मीडियम, बताओ क्या बना देंगे, ये एस्टरिया बना देंगे। तो ये प्रोसेस तो हो गया एस्टरिफिकेशन। यहां C डबल बॉन्ड OCH। अच्छा बताओ ये क्या करेगा, CO2 रिलीज कर देगा, क्या कर देगा, डीकार्बोक्सिलेशन। बताओ क्या बनेगा, RCH2NH। अच्छा बताओ ये क्या करेगा, यहां से केवल और केवल क्या हटाएगा, H, क्योंकि वो H इस यहां पे आके क्या बना देगा, H2CO3, और H2CO3 फर्दर डिसोसिएट होकर CO2 प्लस H2। तो यहां इसकी रिएक्शन, ये सब पता है। देखो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने नोट्स देखोगे तो अपन ने इसकी केमिकल रिएक्शंस को ऐसे क्लासिफाई किया था, रिएक्शन ड्यू टू H, याद है, रिएक्शन ड्यू टू H। फिर बताओ रिएक्शन ड्यू टू OH, देन COOH और अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन HV है। तो रिएक्शन ड्यू टू H में आप देख लो, ये मिल जाएगा आपको, ये रिएक्शन मिल जाएगी, ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे CH NH2, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि अभी वैसे बोला जाए कि आप कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप की रिएक्शन कराओ तो कराते जाओ, फिर वो तो सारा कराया हुआ है। तो हमने क्या शीट में कुछ रिएक्शंस थी तो उनको हमने एक तरह से रिवाइज कर, यहाँ O माइनस Na प्लस प्लस बताओ क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O, क्योंकि H2CO3 बनता है जो इसमें। अच्छा ये सिंपल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसमें कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल यहां पे आ गया NH2 और ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH2OH। अच्छा ये बताओ, अमाइड बन जाएगा, है ना। देखो आप यहां देखना, सबसे पहले हमने पढ़ा था अमोनियम सॉल्ट, और उसको 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होकर
क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। ये आपके नोट्स में है, ये नोट्स में जहां पे हमने ये देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग बाकी के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो अमाइड कैसे बनाया था, तो इसी मेथड से बनाया था, अमोनिया मिलाकर हीट करने पर। तो यहां बना RCH, ये NH2, और यहां क्या हो जाएगा, CONH2 यहां हो, तो इधर यहां ये बना। ठीक है जी, है ना। अब इसमें कोई डाउट है तो आप बात कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि ये बताओ डाइएजोनियम सॉल्ट यहां बने और N2 रिलीज हो जाए तो क्या बनेगा, बताओ, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन एक प्लेनर सरफेस है, अब इसमें वाटर अटैक करे तो वाटर के अटैक करने पर काइरल कार्बन बन रहा है। तो एक तरफ से अटैक करेगा तो R, दूसरी तरफ से अटैक करेगा तो S। बताओ क्या बनना चाहिए, रेसेमिक मिक्सचर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन यहां रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता। तो वो, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट का रहेगा वो रिएक्टेंट के सिमिलर ही रहता है। उसका रीजन क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिखो आप। लिखा आप सभी ने, चलिए अब पहली स्टेप पे आते। पहली स्टेप में बताओ ये NH2 जो है ये हटकर यहां क्या आ जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। तो एरो लगा के आप सबसे पहले ये बनाओ। अब इसमें क्या होगा कि ये N2, यहाँ N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वैसे भी ठीक नहीं रहता, और नाइट्रोजन की फॉर्म में N2 की फॉर्म में तुरंत रिलीज हो जाएगा। अब देखो क्या है, यहां एक बात क्या रहती है कि यदि यहां पास में कोई ग्रुप है जिसपे कि यहाँ लोन पेयर लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहां से ये हटेगा, जैसे टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो ये अवे फ्रॉम द व्यूअर से क्या करेगा, इधर इस पे अटैक कर देगा। मतलब कार्बोकैटायन जैसे ही बनने लगेगा ना, तो वैसे ही क्या करेगा, वो रिंग बना लेगा, क्योंकि वहां लोन पेयर है। यदि लोन पेयर नहीं होता, वो ग्रुप नहीं होता, तो सिंपल कार्बोकैटायन बना लेगा। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि यहाँ ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर यहाँ OH, और यहाँ इनके बीच में एक अवे फ्रॉम द व्यूअर रिंग बन गई, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। कार्बोकैटायन जैसे ही बनने लगा ये इसके साथ इंटरेक्ट हो गया। और अब देखो, अब अगली स्टेप एक बार देख सकते हैं, फिर आप लिख लीजिएगा। अब यहां सामने से टुवर्ड्स द व्यूअर बताइए कौन अटैक करेगा, H2, क्योंकि ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग, वो भी फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव के साथ। तो ये यहां अटैक करेगा। तो रिंग यदि अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो ये सामने वाली साइड से अटैक करेगा। तो इसका मतलब जो OH आएगा वो किधर की तरफ कनेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द व्यूअर, यहाँ पे OH लग जाए। तो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे ये देखें कि इसने अटैक किया, इधर से ये हटा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, की जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। नोट करिए। ठीक है यार, है ना। इसमें ये हम लोग भी पहले क्या था, जब जब जेई एडवांस पहले होता था, बाद में AI-EEE, और उसमें जेई एडवांस वगैरह में जैसे ये बड़ी जो स्ट्रक्चर बेस्ड बातें ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे छोटी छोटी बातें NCERT बेस्ड और ये थ्योरी लिखाना और ये सब करना, ये जब से जेई मेन और ये सब चैप्टर्स आने लगे ना, तब से ये करने लगे। वरना पहले तो क्या है, मेन मेन बातें पढ़ाते स्ट्रक्चर बेस्ड और थोड़ा बहुत, और फिर जो जेई के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मेंस वगैरह के हिसाब से भी। तो अब देखो एक पार्ट हमें और कवर यहाँ करना है अब इसमें, कि एडवांस वगैरह में तो नहीं कोई काम आया वो बात, लेकिन जैसे एक तो होते हैं ना, जैसे जो टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट तो वो अपने एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये सब टेस्ट वगैरह, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट पे कोई बात आ जाए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स के जो टेस्ट है उसमें एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखे, लेकिन उसके बावजूद भी एक दो नाम जेई मेन के पर्टिकुलर, आप किसी साल के क्वेश्चन देखोगे अपनी शीट में है, तो एक आधा नेम ऐसे लिखा रहता है। वो क्वेश्चन था और कि बताओ प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है, और एक नेम, एक आधा नेम ऐसे लिखा गया। तब से फिर क्या किया, शीट में कुछ टेस्ट ऐड कर दिए। अब वो जो ये प्रैक्टिकल जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे आप बताओ आज तक आपने कोई ऐसे क्वेश्चन कोई किए हैं बहुत ज्यादा, जिसमें आपको ये जरूरत पड़ी हो कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में फेलिंग सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या है या क्या रिएक्शन हो रही होगी, नहीं। जैसे
आप जैसे शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, ये ज्यादा जरूरत पड़ी होगी कि शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, टॉलेंस टेस्ट कौन देता है। तो अभी अपन टेस्ट कुछ क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, और उसमें अपन क्या है कि वो रिएक्शन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, पड़े तो आपकी शीट में है किसी क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में मेनली क्या क्वेश्चन रहता है कि बताओ प्रोटीन का कौन सा टेस्ट है, कि कार्बोहाइड्रेट नाम, उस टेस्ट का नाम। तो अपन एक काम करेंगे, अपन उनको दो दो लाइन के पॉइंट, जैसे एक तो हमने लिख लिया कि रिएजेंट, कि हमने क्या मिलाया और कलर कैसा आया, वो सब लिख के, ताकि जब भी आपका टेस्ट वगैरह हो, जेई मेन एग्जाम देने जाओ, तब उन पे फोकस करिएगा। एडवांस वगैरह में अपने को फर्स्ट जेई मेन को ही इतना अच्छे से दे लेना है कि फर्स्ट जेई मेन खत्म और सीधा एडवांस की तैयारी में लग जाना, बीच में जेई मेन आएगा दे लेंगे दोबारा। तो जैसे ही एक बार जेई मेन में बढ़िया आपने परफॉर्म कर दिया ना, एनसीईआरटी से जुड़ी छोटी मोटी बातें, बहुत सब मतलब बहुत कुछ से थोड़ा सा रिलैक्स अपने को मिल जाए। तो आप ऐसा करो, एक तो शीट निकालो, अपनी कॉपी भी बाहर रखिएगा, शीट आप दीजिएगा, ये थोड़ा सा, ये आप सबके पास है क्या, हाँ आप ये देखो, ये फट नहीं जाए, और इसमें आप देख लीजिएगा, आप इसमें देखो शीट में, और नोट्स बना लो अभी, क्योंकि पांच पांच छोटी से पहले थोड़े से टाइम में ये बन जाएंगे, ठीक है। आप शीट में देखो, पेज नंबर निकालो, पेज नंबर निकालेगा 133, 133, और अपनी कॉपी में आप ऐसा लिख लो, टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, वो एक ही बात है, चाहे अमीनो एसिड लिखो चाहे प्रोटीन लिखो। शीट्स में देख लीजिएगा आप पास पास में अपने आसपास जो भी शीट्स है ना, टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें देखो ये कुछ टेस्ट दे रखे हैं, तो एक तो यार पता है सभी स्टूडेंट्स को, ये मेन हम बात कर रहे हैं जेई मेन एग्जाम, बोर्ड वगैरह के अंदर भी यदि एनसीईआरटी में कुछ लिखा है बस वो काम की चीज है, बाकी ये सब बोर्ड वगैरह के लिए भी नहीं पढ़ना है। ये एक दो टेस्ट तो इंपॉर्टेंट, जैसे बाईयूरेट एंड निन हाइड्रीन टेस्ट, लेकिन बाद वाले टेस्ट और ऐड किए गए हैं, वो नाम एटलीस्ट पता हो, क्योंकि वो एक आधा गड़बड़ क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो एक, हाँ मतलब इस तरह का जिसमें कि बाहर से इंफॉर्मेशन एक तरह से पूछ ली, तो फिर यहाँ इंक्लूड कर दिया शीट में। तो देखो सबसे पहले आप कॉपी में लिखो बाईयूरेट टेस्ट, पहले तो हेडिंग डालना है टेस्ट ऑफ प्रोटीन और टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ऐसा हेडिंग डाल लीजिएगा। उसमें सबसे पहले लिखो बाईयूरेट टेस्ट। अब बाईयूरेट टेस्ट को यदि हम लोग पढ़ेंगे ना, तो बाईयूरेट टेस्ट क्या होगा, अमीनो एसिड्स के लिए है, और इसमें जो रिएजेंट होगा वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर CuSO4। तो यहाँ पे आप ऐसा करो, बाईयूरेट टेस्ट लिखा आपने, ऊपर हेडिंग डाल दिया इसके लिए, अब लिखो आप इसमें बाईयूरेट टेस्ट में रिएजेंट, रिएजेंट लिखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। जो मैं लिखवा रहा हूं इनको भी ध्यान रख लेंगे तो आराम से काम चल जाना है, और बाकी रिएक्शन वगैरह देखना हो या जरूरत पड़े तो शीट में लिखा है, लेकिन इनको रटने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए, अब यदि कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है तो वॉयलेट कलर का कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है, वॉयलेट कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप रिजल्ट इसका लिख लो, इसमें रिएजेंट लिखा आपने डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर उसके नीचे लाइन में लिखो रिजल्ट, तो लिख लो वॉयलेट कलर कंपाउंड इज फॉर्म, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ऐसा लिख लो, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। बाईयूरेट टेस्ट में इतना आप थोड़ा सा, अब वो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा वो सब देखना है, ये सब तो शीट वीट में लिखा है, वो सब आप यहां से ही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप लिखिएगा नेक्स्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, निनहाइड्रीन हाइड्रेटेड फॉर्म में यहां पे काम में लिया गया, हमने निनहाइड्रीन को पढ़ा था कि जो स्टेबल हाइड्रेट बना, तो निनहाइड्रीन को यहाँ हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, वाटर की रिएक्शन करा के। तो अब यहाँ पे एक तो निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें निनहाइड्रीन टेस्ट में सबसे पहले तो लिख लो रिएजेंट, रिएजेंट क्या हो जाएगा, निनहाइड्रीन, वो तो सेम वो है ना। ठीक है, अब पर्पल ब्लू दे रखा है, ऊपर वॉयलेट कलर भी, इसमें ये सारे एक जैसे ही थोड़ा मिक्सअप कलर होते हैं, जैसे इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ऑल अमीनो एसिड्स गिव वॉयलेट कलर्ड प्रोडक्ट विद निनहाइड्रीन। तो आप यहाँ पे चाहे ये देखो रिएक्शन जो दे रखी है उसके नीचे क्या लिख रखा है, पर्पल ब्लू, तो आप ऐसा लिख लो रिजल्ट ऐसे पर्पल ब्लू और वॉयलेट कलर्ड
वॉयलेट कलर, ये लिख लो आपकी, ये इस कलर का प्रोडक्ट बनता है, पर्पल ब्लू और वॉयलेट कलर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्म। मतलब दो बातें, एक तो निन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए है बताओ, प्रोटीन के लिए या अमीनो एसिड के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात। और फिर बाद में कलर वगैरह थोड़ा ध्यान रख सकते हैं तो ये चल जाना है। चलिए उसके बाद ये दो टेस्ट तो काम है। अब एक बार जैसे आप शीट जेई मेन की करोगे तो ये जेंथोप्रोटिक नाम एक ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, तो फिर ये हो जाता है ये जेंथोप्रोटिक क्या है, तो अमीनो एसिड के लिए टेस्ट है, तो नेक्स्ट लिखिएगा जेंथोप्रोटिक टेस्ट। चलिए आप इसमें एक लाइन लिखो कि दिस टेस्ट इज यूज्ड, this test is used for aromatic amino acids, aromatic amino acids। अब देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में तीन अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, एक तो ये टायरोसिन है और एक ये ट्रिप्टोफान है। तो ये मतलब देखो जो पहले नेम लिखा है फिर स्ट्रक्चर, नीचे नीचे फिनाइल एनिलिन लिखा हुआ है ना, ये टेस्ट नहीं देता है, तो ऐसे जाके तो कोई बात नहीं की हुई है कि अमीनो एसिड में कोई क्या है कि क्या नहीं। तो यहाँ कुछ एक दो एग्जाम्पल नाम लिख सकते हैं, ये TYROSINE फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, टी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एक लाइन लिखी कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, तो उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो TYROSINE कॉमा ट्रिप्टोफॉन, यहां पे लिखो TRPTOPHAN ट्रिप्टोफैन। ये सब अमीनो एसिड्स के साथ ये देता। अच्छा इसमें रिएजेंट लिखो HNO3, और रिजल्ट लिख लो, यहां रिएजेंट लिख लिया आपने HNO3, और रिजल्ट लिख लो येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म। येलो कलर आता है मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिला देंगे, येलो कलर। पता है यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, बताओ जेंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन के। ये इंपॉर्टेंट बात, आपने दो दो जैसे नाम भी ध्यान रख लिया प्रोटीन के लिए HNO3। आप यदि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे तो इतनी जरूरत उन्होंने समझिए कि ये बात बताओ। अब थोड़ा सा और जरूरत पड़े इंफॉर्मेशन की तो इसमें लिखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए काम में आता है, कुछ नेम यहाँ पे दे रखे हैं उनको ध्यान। देखो एक साकागुची टेस्ट लिखो, हाँ ये नाम है, अब क्या, SAKAGUCHI। चलो इसके लिए लिखो दिस टेस्ट is used to detect the presence of आर्जिनिन। अब कई बार कुछ अमीनो एसिड स्पेसिफिक टेस्ट हो जाता है, आर्जिनिन लिखिएगा ARGININE, आर्जिनिन इन प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स। रिएजेंट लिखो इसमें अल्फा नेफ्थोल। देखो ये जैसे नेफ्थलीन ये होता है ना, नेफ्थलीन, बताओ यहां ये कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा, ये कौन सी, बीटा, तो ये अल्फा, अल्फा नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल NAPHPHOL एंड ए ड्रॉप ऑफ, रिएजेंट में लिखेंगे अल्फा नेफ्थोल एंड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड मतलब NaOBr। रिजल्ट लिख लो रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। देखो रिएजेंट मैंने बोला यहाँ पे अल्फा नेफ्थोल एंड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड, और इसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। चलिए एक और है ये मिलन्स टेस्ट है, ये और लिख लो।
देखो इसके अंदर देखो क्या है कि जो ये देखो मिलन्स टेस्ट में क्या, देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रखी है और फिर इस स्ट्रक्चर में क्या रखा है कि देखो OH ग्रुप है, फिर बेंजीन पे OH ग्रुप है और जो एक बड़ा ग्रुप लगा है उसको R करके लिख दिया है फिर नीचे यहाँ। तो यहाँ देखो सबसे पहले HNO2 के साथ रिएक्शन करवाए, मतलब ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखे उसी को वापस लिखते टाइम OH के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको R लिख कर दे दिया। HNO2 से क्या हुआ कि फिनोल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे जैसे यहाँ नाइट्रोसो ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर उसका टॉटोमराइजेशन किया और फिर Hg2+ वाला कंपाउंड यहाँ मिला। जैसे हम लोग कुचिरोव रिएक्शन करते हैं तो जैसे अपन मिलाते हैं ना Hg2+, कुचिरोव रिएक्शन में क्या मिलाते हैं बताओ, डाइल्यूट H2SO4 विद Hg। अब Hg2+ लिखने का मतलब है कि इसका कोई सॉल्ट ले लो, जैसे HgSO4 ले लो या इस तरीके से। तो इसके अंदर आप रिएजेंट लिखो HNO2 प्लस Hg2+, ऐसा लिखो कि HNO2 आपको मिलाना है, उसके बाद में HNO2 एंड Hg2+, मतलब इसका कोई सॉल्ट, मरकरी का कोई सॉल्ट, और इसका रिजल्ट लिख लो रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये एक तरह से शॉर्ट नोट बन गए। हमें इनकी स्ट्रक्चर, कई बार इनकी स्ट्रक्चर देख के हम बिल्कुल भी तैयार नहीं करते इस पार्ट को, तो एटलीस्ट हम लोग ये इनके कुछ कलर वगैरह ये ध्यान रख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन पर ये बात हुई। प्रोटीन पे अब जो थोड़ा बच गया ना, वो थोड़ा सा ये है कि प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये बोर्ड के हिसाब से उसको एनसीईआरटी से कवर करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो लास्ट में, ये कार्बोहाइड्रेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो आप इस पे ट्राई करिएगा। प्रोटीन वगैरह पे तो सारी बात हमने कर ली है ना। लिखिएगा ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन पे अच्छा एक वो ट्राईपेप्टाइड वाला क्वेश्चन दिया था यार, क्या आंसर आया उसका? स्टेशनरी, हाँ सही आंसर है। हाँ वो न्यूट्रल अमीनो एसिड रहेगा कुल मिला के, ट्राईपेप्टाइड किधर की तरफ मूव करेगा तो उसमें ओवरऑल COOH और एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप का नंबर सेम आके न्यूट्रल रहेगा, पीएच पे वो किसी भी। अब इस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसको घर से सॉल्व करना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, observe the following reaction and find out that how many number of reactant stereoisomers, how many number of reactant stereoisomers can be reduced, how many number of reactant stereoisomers can be reduced to optically inactive meso products, अब देखो इस क्वेश्चन का ही पार्ट है ये रिएक्शन, लिखो देखो CHOH H2OH, यहां लिखा हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड। बताओ सोडियम बोरोहाइड्राइड CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा लेकिन सॉल्व आपको फिर करना है, ठीक है। यहाँ CHOH एक बार ये लिखो। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ क्या है, आप घर से ट्राई करना। क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये है रिएक्टेंट और इस सुनिएगा, देखिए नहीं क्वेश्चन इसमें देखो यहाँ काइरल कार्बन है तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर बन सकते, तो आपको वो स्टीरियो आइसोमर सेलेक्ट करने हैं
जिसमें कि यदि इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाई जाए तो कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, मीजो। अब देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड ने CHO को CH2OH में कर, मीजो ये तभी बन सकता है जब यहाँ पे क्या लग रहा हो, पी, और यहाँ POS लग, कब कब लग सकता है, तो ये OH एंड H किधर की तरफ है, इधर जिधर है उधर ही इस साइड में होने चाहिए, बोलो। तो आप पता है क्वेश्चन क्या है कि आपको ये देखना है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे होंगे जिनकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, मीजो। कुछ आया समझ में, है ना। आपको पहले इसमें इन OH की, ये तो आपको बस ये रहेगा रिएक्शन से तो CH2OH में कन्वर्ट होगा। आपको यहां दिमाग लड़ाना ये कि यार ये OH अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि सारा खेल इसी का है कि जो प्रोडक्ट बने वहां पे क्या लग रहा हो, PO। थोड़ा माथापच्ची करना, फिर क्लास में हम बात करेंगे। अभी आप शीट निकालो, डिस्कशन अगली क्लास में हम पहले डिस्कशन रख लेंगे, है ना। अगली क्लास में पहले डिस्कशन रख लेंगे, एरोमेटिक का जो एडवांस वाला वो थोड़ा करना है। बैठो अभी, एडवांस में कहां तक डिस्कशन हो गया, 40 तक हो गया था ना। हाँ 41 तक हो गया था, आगे बढ़ते। देखो अब इसमें 45 तक आप पूछेगा, 44 का थर्ड ऑप्शन देखिएगा। नहीं नहीं, ये 44 का थर्ड तो रिडक्शन है ना, CHO में कर लेगा, रोजनमुंड रिडक्शन। 2 क्वेश्चन। हाँ, अरे सुनिए प्लीज बात नहीं करिए, आप लोगों का टेस्ट भी है, पढ़ो बैठ के, डाउट्स ये नहीं है तो। देखो 42 क्वेश्चन में यार सबसे पहले क्या रहेगा कि रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडल क्राफ्ट, और बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, आइसो प्रोपाइल। ठीक है, तो आइसो प्रोपाइल ग्रुप यहां बेंजीन रिंग पे आ गया, देखिए यहां CH3, यहां CH3 और यहां H। उसके बाद में इसमें यह है रेडिकल इनिशिएटर विद O2। हाँ, तो यहां पे क्या आ जाएगा, O और H। अब देखो इसके अंदर इन्होंने, इसमें U बस यही है, और फिर उसके आगे तो इन्होंने कुछ यहां बोला ही नहीं। तो आप यहां ये जो आंसर इस तरीके का है, हाँ नहीं इसको ये करो, बी आप करो इसका आंसर, है ना। बी यहाँ पे ये बन, क्योंकि यहां देखो इसके बाद में तो, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, उसके बाद में तो आगे यदि डाइल्यूट H2SO4 दे रखा होता जाता, बताओ फिनोल ये बन गया, बिल्कुल इसका आंसर बी करेंगे बिल्कुल। चलिए 45 तक एक बार चेक कर ली। 44 का एस्टर है ना, और एस्टर है और डाइबेल एच है, लो टेम्परेचर। यदि 25 डिग्री से, देखो जेई एडवांस में क्वेश्चन है तो टेम्परेचर वगैरह बिल्कुल क्लियरली है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता तो फिर एल्कोहल में कर, है ना। अपने इसमें जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस में वहां रिडक्शन में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि टेम्परेचर तक रिएक्शन रोक रखी है, जबकि देखा जाए एडवांस में तो CHO तक रिएक्शन कब रुकेगी, जब कितना बहुत ही कम टेम्परेचर हो, लेकिन उन्होंने दे रखा है बस वो, तो इसलिए वहां पे क्या कर सकते। चलो अब आप यहां 50 तक चेक करें, मतलब 49 तक चेक करो, फिर उसमें 40 ए देखो, देखो पहले सुनिए सुनिए, अरे प्लीज जिनको आपस में थोड़ा नहीं समझाइए, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब होता है, अभी 2-4 मिनट ही बचे हैं। देखो ये देखो कि 47, पहले बात तो मैंने आपसे से बोला था कि जेई एडवांस जरूर करें इसमें, है ना। देखो यहाँ क्या है, इधर आया ये इधर और ये Br, ये बताओ 3 डिग्री यहाँ पे ये कंपाउंड है और Na+OC2H5 माइनस, ये क्या कर सकता है, E2, क्योंकि यहाँ पे कोई SN2 वगैरह तो कुछ होगा नहीं, 3। अच्छा ये बताओ क्या बन जाएगा, एल्कीन।
अब ये बेंजीन रिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। बेंजीन रिंग के साथ इंटरेक्ट कब हुआ जा सकता है, जब यहाँ पे क्या बन रहा हो, कार्बोकैटायन। तो इस वजह से यहाँ पे ये कुछ नहीं करेगा। अब इस 47 में और किसी ऑप्शन में है डी वाला, देखो क्या होगा, जैसे ये ऐसे है, यहां ऐसे है और ये इधर OH। अब देखो इस OH को हटाने के लिए आप H+ काम में ले सकते हैं, चाहे आप HF काम में ले लो, आप BF3 वगैरह काम में लेंगे ना, तो बोरोन पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और यहां पे क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये यहां से हटेगा, यहां पॉजिटिव आया और हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ये इधर चले जाना है। ठीक है, ये ईथर वगैरह है जो सॉल्वेंट, इसका कोई यूज है सच नहीं। 49 तक किसी भी क्वेश्चन के कोई, 45 का ए देखिए, देखो स्टीम वोलेटाइल, जो स्टीम वोलेटाइल वगैरह क्या है, जो अपने 11th GOC के अंदर सेपरेशन टेक्निक्स है। मतलब आप उसमें क्या करो कि जैसे स्टीम फ्लो कराने पर वो वेपोराइज हो जाए, मतलब एक सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। जैसे क्या रहता है कि इंप्योरिटीज को, जैसे 11th की शीट है, 11th की शीट है आप लोगों की, आपके पास यहाँ, मतलब आपके पास है, तो उसके अंदर जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे हो गया, ऐसे ही स्टीम डिस्टिलेशन, कि आप स्टीम फ्लो करेंगे ना, जैसे कोई केमिकल है और उसमें इंप्योरिटीज है, स्टीम वोलेटाइल का मतलब आप उसमें स्टीम फ्लो करें तो वो वेपोराइज हो जाए, तो इंप्योरिटीज तो वही रह जाती हैं और वो क्या रह जाता है, वेपोराइज। तो उसमें हम एग्जांपल्स याद करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किन कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो वो सब एग्जांपल्स याद करने पड़ते। तो 11th की शीट में यहाँ पे दिया। अच्छा अब देखो यहाँ जो ये एक, देखो एक बार एग्जाम में ऐसे भी इस तरह के पैटर्निंग का क्वेश्चन भी था कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और फिर 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। थोड़ी सी बढ़िया प्रैक्टिस, एक साथ 3 क्वेश्चन सही हो जाए फिर इसमें। तो आप देखो इसमें जो भी इसमें लिखा है, आपने पढ़ रखा है, बताओ ये सारा है ना, जो जो इस 50, 51, 52 में क्वेश्चन में लिखा है, सारी बातें पढ़ रखी है ना आपने। तो आप देखो यहाँ 52 तक कोई डाउट हो देख लीजिए, ठीक है। अच्छा फिर इसमें, अच्छा 53 तक कोई बात हो देखो, है ना। अच्छा अब सुनिएगा आगे, अब पैराग्राफ आ गया, अगली क्लास में पहले डिस्कशन में लेंगे। तो एक तो देखो जेई एडवांस का तो थोड़ा सा बचा है, और इधर अपने हाँ देखो बायोमोलिक्यूल्स अभी टेस्ट में आ नहीं रहा, उधर जेई अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का जेई एडवांस का वो कुछ बचा हो तो। अब आप इसके अलावा कुछ होमवर्क करके हैं, O2 किसका, एरोमेटिक का कर, देख लो कोई सा भी। हाँ हाँ, तो एरोमेटिक का O2 करके ले आएगा, ठीक है ना। एरो नहीं 11th का क्या, एक ही शीट मिलती है, उसमें क्या सेपरेशन टेक्निक, और मेरे को टाइम मिला ना तो मैं भी कोशिश करूंगा कि लिखा। GOC की शीट में दे रखा है, GOC, हाँ GOC की शीट में थ्योरी वगैरह सारा दे रखा है, लास्ट सेपरेशन टेक्निक्स, लेसाने टेस्ट और ये सारा लिखा हुआ, ठीक है ना। हाँ